ये है नेक्स्ट लेक्चर ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर। तो सबसे पहला था कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। तो कैवेंडिश यानी क्या किया था, हेनरी कैवेंडिश, जैसा कि हम जानते हैं कि नोबिलिटी एरिस्टोक्रेट, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जी की प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल के बताई थी, जो कि आई थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और ग्रेविटेशन में भी 11 वर्ड होते हैं, -11 नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई के जी स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल का डायमेंशन फार्मूला याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आप पूछ लेते हैं कोई डायमेंशन एनालिसिस में, m-1 l क्यू t-2, दैट्स इट। और यहाँ से आ सकता है कभी भी वैसे तो, पर फिर भी अच्छी बात है। अब इसके बाद आते हैं जो इस यूनिट के मेन टॉपिक होंगे, ग्रेविटेशन फोर्स की वेरिएशंस को स्टडी करना। तो पहले देते हैं अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, और अर्थ के सरफेस से कुछ नीचे कितना होगा, कुछ ऊपर कितना। पहले नीचे के अर्थ के सरफेस पे अंदर किसी भी पॉइंट पे देखते हैं तो हमको पता लग जाएगा अंदर, या एक जनरल पॉइंट पे ले लेते हैं अर्थ के सेंटर से, आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम आर ई स्मॉल आर को आर ई भी रख सकते हैं, आर ई से बड़ा भी रख सकते हैं, ऐसे आराम से कोई भी फोर्स आ सकता है। तो लेट्स कैलकुलेट दैट। तो ये है वो कैलकुलेशन, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन एंड डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इन दिस फोटो। यह एम ई है, स्मॉल एम। इस स्मॉल एम क्या है यहाँ पे, स्मॉल एम इस छोटे शेल का, बेसिकली इस छोटे अर्थ के पीस का अंदर सेंटर से लेके इस येलो लाइन तक जो मास होगा स्मॉल एम, और एम ई पूरे अर्थ का है, ठीक है। ये स्मॉल आर रेडियस है, और एक ऑब्जेक्ट रखा जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, अंदर गड्ढा खोद के रखा हुआ है आर रेडियस अर्थ की। तो ठीक है, लेट्स सी। तो स्मॉल एम होगा बेसिकली, स्मॉल एम की वैल्यू कैसे निकले, मास जो है वो कैसे डिवाइडेड है, वो है वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी को क्या बोलते हैं हम, बेसिकली हम बोलते हैं उसको डेंसिटी, नॉर्मल टर्म्स में उसको डेंसिटी बोला जाता है। तो m इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ टाइम्स में जो है वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, यानी कि 4/3πr³ या दैट्स इट। अब f आ जाएगा gm1m0/r², gm0/r², और m की वैल्यू रख देंगे ρe, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। तो gm0 इज इक्वल टू आ जाएगा ρe। अब ρe की वैल्यू दोबारा से रख देंगे, यानी कि me/4/3πre², ठीक है, ये me/4/3πr², और ये gm0 ऐसा कैसा, ये 4/3πr तो है यहाँ से, तो ठीक है, ये कट गया 4/3π बचा और r बचा। तो सिंपल आखिरी में फॉर्मूला आता है f इज इक्वल टू gmem0/r³ रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इंटू में स्मॉल r, जिस रेडियस पे वो रखा है। अब ये स्मॉल r इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये रहा आर डिस्टेंस पे फोर्स, और आर ई, जब आर इज इक्वल टू आर ई हो जाएगा, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो फोर्स एज यू एल एक्सपेक्टिंग gm1m2/r²। तो अब देखते हैं, अगर इसको न्यूटन के सेकंड लॉ से देखें, एम जी इज इक्वल टू बेसिकली एम ई जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल gme/re²। ओके, ऑसम। अब आते हैं सबसे मेन काम एक आपका, दो चीज़ हमको याद करनी ही करनी है कांचा चिना। एक तो है मास ऑफ अर्थ, बेसिकली 6 × 10⁻²৪, और एक है रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि 6.4 × 10⁻6। जी तो हमको पता ही है 6.66 × 10⁻11। तो इन सब को रख के जब कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 के आसपास आ जाती है। तो इसको याद करने का तरीका है 6 × 10⁻24, 24 4 + 2 6 ही हो जाता है दोबारा, ठीक है। और इसको रेडियस को 6.4 × 10⁻, दोबारा से 6, मतलब ये तो सेम ही है। अरे यार समझ जाओ बस, आप भावनाओं को समझो। 6 × 10⁻24 में ये 6, और यहाँ पे 6.4 बेसिकली, यहाँ पे 4 यहाँ आ गया तो 4 जोड़ दिया, मतलब 2 ने समझ जाओ, तो ये 6 ही रह गया, बस ऐसे जुगाड़ लगा लेना। तो ये है सवाल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लैनेट हुज मास इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू me², यानी कि 4g हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 10, यानी कि 40 मीटर/सेकंड² के आसपास। ओके, दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू, जस्ट लाइक दैट। और मैं एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि वो कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर एक प्लैनेट है, गलती हो गई थी, मैंने सोचा कि मैं इसको कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर ये स्मॉल आर है, बेसिकली कैपिटल आर नहीं है, ये स्मॉल आर है, कैपिटल बड़ी रेडियस अर्थ के अंदर एक गड्ढे के अंदर बात हो रही है, ये स्मॉल आर। तो इसके ऊपर फोर्स नहीं होगा, ये नहीं होगा GME और स्मॉल m0/r स्मॉल r का स्क्वायर। एम ई नहीं है भाई, ये स्मॉल m है, तो इसका वही फोर्स होगा जो हमने निकाला है, GME m0/re का होल क्यूब इंटू स्मॉल r। तो ये हमारे टर्म्स में, पता हुई टर्म्स में होगा। पर अगर प्लेनेट का मास दिया हो कुछ, मान लो ये 2 लाख किलोग्राम दे दिया, तो उससे भी निकाल सकते हैं। उसके लिए सिंपली ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं।
बस एक चीज़ पे और ध्यान लेके जाना चाहूँगा मैं, वो जो पिछले सवाल था उसमें जो हम वो बना रहे थे भैया अपना अर्थ के अंदर एक स्मॉल आर, मैंने कहा था कि अर्थ के बाहर भी ये रूल काम करेगा। तो यार अर्थ के बाहर अर्थ का मास, अर्थ की डेंसिटी क्या होगी, वो अर्थ के बाहर नहीं, वो अर्थ के अंदर अंदर का ही फॉर्मूला है जो इससे पहले हमने देखा, G_me/r³ इंटू स्मॉल आर। ठीक है, कि डेंसिटी नहीं है यार, आगे आगे डेंसिटी वही है अर्थ की। ऐसे नहीं कर सकते कि RE+H लगा दो, होल स्क्वायर कर दो स्मॉल आर की जगह, ना 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 ना। बाहर अर्थ की डेंसिटी ये नहीं है, बाहर वहाँ पे अर्थ का मास को ऐसे नहीं कर देंगे कि 4/3 πr³ इंटू πr³ की जगह ले लेंगे, आर को ले लेंगे RE+H, नहीं, क्योंकि अर्थ की डेंसिटी मास से ज़्यादा हो जाएगी भाई, ऐसे नहीं होगा। तो ऐसे नहीं लेंगे, उस जगह पे हम सिंपल अपना फॉर्मूला ही लेंगे। रेडियस को मानेंगे R+H, बेसिकली डिस्टेंस को, सेंट्रल डिस्टेंस को R+H मानेंगे। अब देखते हैं H हाइट पे क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। कोई पॉइंट अगर अर्थ की सरफेस से H हाइट पे, तो उसकी क्या ग्रेविटी क्या है, उसकी कितना फोर्स उसके ऊपर, कितनी एक्सेलरेशन लगेगी उसके ऊपर नीचे लाने के लिए उसको अर्थ के द्वारा। तो सरफेस पे G की वैल्यू सबको पता है, स्मॉल g की ये, ठीक है। और पॉइंट पे क्या होगी, बस रेडियस को बदल दो यार, RE+H कर दो इसकी जगह, ठीक है। तो अब GP/GS लेते हैं, तो GP/GS होगा, ताकि GS उधर चला जाए, GP मेरे को चाहिए RE², क्योंकि यार समझ रहे हो ना, नीचे 1/r GP होगा 1/r+H, और इसके नीचे एक और 1/, तो RE पर RE+H नीचे, तो ऐसे ये हो जाएगा। तो बेसिकली GP=G, सरफेस पे तो GS को G ही होता है यार, अलग क्या होता है, G/RE+H का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल किसको कहते हैं, एक्यूरेट वैल्यू है GP की। पर अगर H बहुत छोटा हो RE से, तो एक यहाँ पे एक अच्छा मिस्टीरियस सा केस बनता है, और इसमें हम एक अच्छी कोलेरी भी लगा सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, अगर कुछ समझ आ रहा हो तो अगर H बहुत छोटा है RE से, तो हम दे सकते हैं GP, ऐसा सेम फॉर्मूला मैंने बस उल्टा की जगह सीधा कर दिया ताकि मैं ऐसे काट लूँ, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम 1+ समथिंग पे लगते हैं, और वो समथिंग 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, जो कि होगा RE कितना बड़ा है H से, ये 1 लाख है तो ये 1 है, ठीक है, और ऊपर पावर -2 है ही, ओके। तो ये G इंटू ये समान है, ओके। जब H ये वेरी वेरी छोटा 1 से है, तो बाइनोमियल थ्योरम की जगह कि 1+ x की पावर जो है होल के पावर 9, अगर x बहुत छोटा है 1 से, हो जाएगी 1+ x 9x n xn, ठीक है, ये हो जाएगी। तो ऐसे ये G इंटू 1 - 2 नीचे आ गया H/r, ओके, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है छोटे डिस्टेंसेस के लिए, अर्थ से कुछ मीटर के लिए, बहुत बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू यही है। और ये दोनों वैल्यू लेस देन सरफेस वैल्यू है। हाइट पे जाओगे तो यार जाहिर सी बात है, रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन घटे ही का। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1 0 हो जाए यानी कि सरफेस, तो 1 रहेगा, पर अगर थोड़ा सा ही बढ़ता है, H बढ़ता है, तो यार 1 से कुछ तो घटेगा ना, G से तो कम ही होगा, ओके। सिमिलरली यहाँ तो हमेशा ही है RE+H, RE से तो बड़ा ही है भैया, तो ये दोनों हमेशा सरफेस वैल्यू से कम ही वैल्यू होंगी। या अच्छा सवाल, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं नीट में, कोई नहीं कह रहा कि नहीं आ सकते। तो ये है सामने आपकी स्क्रीन पर। तो पहले ही उन्हें साइड नोट में बता दूँ, इस तरह के क्वेश्चन में हमको कभी भी अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला नहीं लेना। हो सकता है HRE/2 आ जाए, तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम नहीं चलेगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में लेते हैं अपना बिल्कुल एक्यूरेट वाला फॉर्मूला। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है 36% डिक्रीज़ हो जाती है अपनी सरफेस पे वैल्यू के एक H पॉइंट पे। तो बताओ वो H की वैल्यू क्या है, तो G' ये, ठीक है, अपना नॉर्मल एक्यूरेट वाला फॉर्मूला। तो G' की ना बेसिकली 64% है, अब जो G' है G का, तो 64/100 इंटू G G इंटू दिस, तो G से G कट गया। या अब ये यहाँ से आप सोल्व कर लो सिंपली, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, तो RE/r+H 8/10 यानी कि 4/5, तो 5 इधर जाके RE, 5 इधर जाके 4 इधर आए, RE रह गया, और ये 4H, तो H RE/4। देखा बाइनोमियल थ्योरम से ये नहीं निकलता, तो बाइनोमियल थ्योरम BS है यहाँ पे। तो देखते हैं डेप्थ के द्वारा वेरिएशन। तो भैया अब आ गई है डेप्थ की बात, यानी कि खड्डे की बात, यानी गहराई की बात। गहराई की बात ये है कि सरफेस से अगर एक D डिस्टेंस पे गहराई है कुछ अर्थ के अंदर, और उसकी ये तो पता ही है, अगर R रेडियस है ये, तो यहाँ पे ये तो मेरे को पता है ना, इस पॉइंट पे कितना इस स्मॉल बॉल के द्वारा फोर्स होगा, बड़ी बॉल के द्वारा तो कोई फोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि अगर इवेंचुअली होगा भी, इधर ज़्यादा होगा इधर कम होगा, और वो आपस में कट जाएंगे, मतलब बेसिकली बराबर ही होगा यार, इधर रेडियस कम है फिर उधर मास ज़्यादा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। बार के द्वारा कुछ नहीं, सिर्फ इस बॉल के सरफेस पे सोटो की, ये बार को तो भूल ही जाओ, एक छोटी बॉल थी जिसकी रेडियस R थी, इसके सरफेस पे है, इसका कुछ M मास है जो हम ME के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना फोर्स होगा, वो फोर्स हमको पता है, वो होता है G_me m0/r³ इंटू RE - D।
और एफ एस हमको पता है सरफेस पे होगा ये, तो जी डी बाई जी एस क्या होगा, बस एम ई को एम नॉट को हटा दो सर, तो डिवाइड करना है इनको, तो और सब कट जाएगा बेसिकली। ये आर ई माइनस आर डी ऐसा कैसा मल्टीप्लाई बाय जो है नीचे से आर ई ऊपर आ जाएगा, आर ई, ठीक है, आर ई स्क्वायर, और नीचे आर ई क्यूब इसका, ठीक है, ओके, अमेजिंग। तो अब जी एस होता है जी के बराबर, जो जी डी हो जाएगा 1 माइनस टी बाय आर ई, सिंपल एज दैट। कोई बाइनोमियल थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ बकवास करने की जरूरत ही नहीं है भैया, ये 100% एक्यूरेट है। बाइनोमियल थ्योरम जो भी कहे सब पहले से लगी लगाइए, 100% सटीक आंसर आएगा इससे। क्या पता लग रहा है अर्थ के अंदर चले जाओ और सरफेस से बाहर चले जाओ, जहाँ भी जाओगे भाई ग्रेविटी तो घटेगी। शुरू में डी के प्रोपोर्शनल है, तो डी के प्रोपोर्शनल तो ऊपर बढ़ेगी, फिर जो है जैसे एक मैक्सिमम आ जाता है, एक मैक्सिमा आ जाता है इसका भाई, एक एफ एस जो हो जाता है अपना, एफ एस जो मैक्सिमम है, फिर उसके बाद 1/RE के हिसाब से घटने लग जाती है बेसिकली, एच के हिसाब से घटने लग जाती है, जैसे जैसे एच बढ़ता है वैसे वैसे ये घटती है। सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी 0 है हमारे प्रीवियस फॉर्मूले से, 1 - 1 0। तो ये है हमारा वही ग्राफ जो बेसिकली अर्थ के सरफेस तक हमारा फॉर्मूले में आर सामने आता है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट के बाद, और अर्थ के बाद वाले फॉर्मूले में हमारा आर ई से बढ़ जाता है, आर ई प्लस डी हो जाता है, पर वो एक उसको आर डैश कह सकता हूँ मैं, डिवाइड बाय आर डैश का स्क्वायर, तो आर डैश के स्क्वायर की इन्वर्स जैसा मैंने ग्राफ बनाया था सेम देखो वैसा ही ग्राफ है। यहाँ मैक्सिमम है इसका जो कि सरफेस को डिनोट करता है उस प्लेनेट के। जी एस वो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं, यहाँ से भी आर ई माइनस डी इज इक्वल टू स्मॉल आर ई होगा उस वो का, देख ये दैट्स इट। तो ये हो जाएगा हमारा हुकुम का का बोस। तो 0 से लेके कैपिटल आर ई तक स्ट्रेट लाइन में ग्रेविटी वेरी करेगी, उसके बाद इनवर्स रिलेशन में रेडियस के साथ। सेम फॉर द हाइट वाला फॉर्मूला, वहाँ पे होता है आर ई प्लस एच इज़ द आर डैश ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द प्लेनेट। तो अगर कोई सवाल पूछ ले कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट कहाँ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो है सरफेस, तो यार वो हाइट के बढ़ने पे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है बजाय कि सेंटर से हाइट सरफेस तक आने पे, क्योंकि यार स्ट्रेट लाइन वर्सेस हाइपरबोला वो भी इनवर्स रिलेशन वाला स्क्वायर के साथ, तो यह दैट्स इट। स्लोप उसका जल्दी जल्दी चेंज होगा, उसका तो कांस्टेंट ही है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो ये है हमारा सिंपल आंसर। तो फॉर्मूले को कैसे याद करें, इनके रेडियस के साथ जो वेरिएशन होती है ग्रेविटी की, उन फॉर्मूलों को कैसे याद किया जाए, चिंता मत करो हम सब बताएंगे बेटा। तो जैसे हमको देखनी है डेप्थ की बात करते हैं पहले, डेप्थ के लिए कुछ एस से डी दी हुई है ना, एस से डी दी हुई है, पर सोचो जो इस स्फेयर के वो सरफेस पे है, छोटे स्फेयर के अंदर, उसकी क्या रेडियस होगी, वो होगी आर ई माइनस डी, ठीक है, आर ई माइनस डी। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा जी का डेप्थ पे वो हो जाएगा, जी से बस मल्टीप्लाई करना हर केस में, और इसमें क्या करना है छोटा अपॉन में बड़ा, क्योंकि ग्रेविटी जी को हमेशा कम होना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा। तो आर ई माइनस डी और ये आर ई है, आर ई में से कौन सा बड़ा है, तो आर ई बड़ा, आर ई को नीचे आना पड़ेगा और ये हो जाएगा आर ई माइनस डी। यहाँ से ही देख सकते हो 1 माइनस डी बाई आर ई, ये तो अपना फॉर्मूला बन गया। अब एस के लिए देखना है, एक बड़े कैपिटल एच जो हाइट है सरफेस से उसके लिए देखना है, तो ठीक है, तो उसकी रेडियस हो जाएगी आर ई प्लस डी, तो ये बड़ी है, तो ये तो साफ पता लग गया डिनोमिनेटर में आएगी 1 बाय आर ई प्लस डी, और आर ई हमारा यहाँ आएगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट वाली है, पर इसके साथ एक पंगा है कि इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप है, तो इसलिए इसमें स्क्वायर आ जाएगा। तो यार ये दो याद रख लो, और फिर आप इससे बाइनोमियल वाला भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस 2h बाई आर ई है, वो भी निकाल सकते हो। तो देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू चेंज इन एक्सेलरेशन वेरिएशन इन जी ड्यू टू लैटिट्यूड एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू साइज ऑफ द अर्थ एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ टू बी स्पेसिफिक। तो यहाँ कहानी से स्टार्ट होगी। कहानी ये है जो कि हमको 9th क्लास में प्रीति मैडम ने बताई थी, साइंस की कक्षा में, महाराजा अग्रसेन स्कूल 9वीं कक्षा 9D में या फिर B में, पता नहीं। तो उसने कहा था कि अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्टली स्फेरिकल और यू कैन से सर्कुलर बॉडी इन जियोमेट्रिक परस्पेक्टिव, और टू बी स्पेसिफिक फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए जियोमेट्रिशियन। उसकी नज़र से अर्थ जो है एक थोड़ा सा इलिप्स की तरह है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ इक्वेटर और रेडियस ऑफ पोल में एक बड़ा अंतर है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर रेडियस ऑफ पोल से 21 किलोमीटर बड़ी है, ठीक है, 21 किलोमीटर का डिफरेंस इन दोनों के बीच, डिवीजन में नहीं कि 21 गुना है, प्लस में 21 है, आर पी प्लस 21 किलोमीटर इज इक्वल टू आर ई। तो अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट सर्कल, इससे हमें ये पता चलता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि पोल पे जो है ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आर पी कम है भाई, आर पी कम है, वही मास है अर्थ का सेम है,
तो रेडियस डिस्टेंस घट रहा है, इसका मतलब यार ग्रेविटी बढ़ेगी। और ऐसे इक्वेटर पे पोल्स के कंपैरिजन में ग्रेविटी ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ कम है तो वहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम होनी चाहिए, सॉरी इक्वेटर पे कम होनी चाहिए ग्रेविटी एज़ कम्पेयर टू पोल्स, क्योंकि आर ई बड़ा है एज़ कम्पेयर टू आर पी। 21 किलोमीटर कह रहा बहुत बड़ा है, इसके चौथट पे लात मारो 6.4 इंटू 10⁶ किलोमीटर के आगे 21 क्या है, पर कुछ तो है ना। तो ये है हमारा हिसाब किताब की पोल की इक्वेटर से ज़्यादा होती है ग्रेविटी। अब देखते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ उसकी ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है एक पार्टिकल की जो उस पॉइंट पे है। तो ये है हमारी भैंस की पूंछ। तो भाई बिल्कुल बकवास हो चुकी है, बहुत टाइम लगा इसको करने में, इतना भी नहीं लगा मतलब, पर मैं उठानी है अपनी चेयर से। तो ये हो ही गया एट दी एंड, और मैं बहुत खुश हूँ इसको करके। तो एक अर्थ घूम रही है, एक अर्थ घूम रही है घूमेगा उससे एंगुलर वेलोसिटी से अबाउट इट्स एक्सिस। और लैटिट्यूड ये होती है, लैटिट्यूड इक्वेटर से कुछ एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड। मैं कहूँगा जैसे 45 डिग्री तो इसको कहूँगा 45 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये है वो एंगल। तो इससे जो है एट दिस पॉइंट ये जो स्मॉल एम मास है इसके ऊपर क्या नेट ग्रेविटी लगेगी, क्या नेट जी डैश लगेगा। तो एक तो एम जी ऐसे लगेगा, आर ई ऐसे है क्योंकि, और एक जो है आर ओमेगा स्क्वायर ऐसे लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल भी ले सकते हैं पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एम जी कॉस थीटा इधर, एम जी साइन थीटा इधर, फिर कैसे निकालते कि नेट क्या बची, एम जी साइन थीटा नहीं, ऐसे नहीं होता वो, कि अर्थ घूम रहा कैसे एकदम से ऐसे कैलकुलेट नहीं होता, वो इधर कहीं आएगा जाके एम जी के पास ऐसे आएगा, क्योंकि इस फोर्स में ज़्यादा हिम्मत नहीं है इसको हिलाने की। आर ओमेगा अर्थ का बहुत कम होता है, 2π टाइम पीरियड होता है 24 घंटे का, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो अब कितना कम हो जाएगा ओमेगा, वो आपको पता लग जाएगा। तो एट दी एंड आ रहे हैं दो वेक्टर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और एक एम का, यानी कि जी और आर ओमेगा स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन ही निकालनी है सिर्फ तो नेट आ जाएगी ऐसे जी डैश, जैसे कि यहाँ एम जी डैश फोर्स है नेट, तो एक्सेलरेशन जी डैश। तो इनके बीच में वेक्टर्स के बीच में 180 माइनस थीटा एंगल लैटिट्यूड, तो जी डैश हो जाएगा वही वेक्टर सम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। और आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ये तो मतलब प्रखंड ही वो हो गया बिल्कुल, एक से वो जीरो ही मान लिया हमने, तो इतना छोटा 0 पॉइंट अनंत फिर 1 ऐसा इस हिसाब है इसका, ठीक है। तो ये है, अब ऐसे कर लिया, अब इसको आप खुद ही सोल्व कर सकते हो। ये सोल्विंग वाले स्टेप बहुत सही थे, मतलब बैड एस थे, ठीक है। तो ये एंड में आता है हमारा फॉर्मूला कुछ बाइनोमियल लगा के कि जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो क्योंकि दो ही चीज़ होंगे, आपको एक थीटा दिया होगा आर रेडियस पे निकालना, थीटा पता होगा और आर पता होगा और ओमेगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर ऐसे लगेगा और एम जी ऐसे है। तो जी डैश इज इक्वल टू सिंपल जी इंटू कुछ नहीं, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। भैया जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे कॉस की वैल्यू घटती जाएगी, कॉस 90 0 होता है, तो वैसे वैसे जी डैश की वैल्यू बढ़ती जाएगी विद थीटा। तो जी डैश एक तरह से मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के इंक्रीज से। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब हमको देखना है इक्वेटर पे ग्रेविटी का क्या हिसाब होता है। इक्वेटर पे थीटा 0 है तो कॉस 0 1 होता है, तो हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो जी से कम ही होगी इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होती है तो ग्रेविटी कम होगी। पोल पे जो हमको कहते हैं ना 9.8, वो 9.8 पोल्स पे होती है भाई, वो थीटा 90 डिग्री पोल पे होता है वो आर ई। अगर ऐसे मान तो जी डैश इज इक्वल टू जी आ जाता है पोल पे। और अगर चेंज इन पूछा जाए ग्रेविटी एट ए रेडियस आर ओ एट ए लैटिट्यूड थीटा, तो यार कोई भी चेंज निकालना हमको आता है जो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू इज द चेंज इन द फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू द लैटिट्यूड वेरिएशन। तो हमारा फाइनल फार्मूला तो यही है, पर इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ जी माइनस लिख सकते हैं, जी है जी घट जाएगा, तो वो हमारा फाइनल फार्मूला है कि जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। एक गलती होगी, स्मॉल आर तो कैपिटल आर कोस थीटा था ना, तो इसलिए कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे आज से। क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा बच्चे, यहाँ आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये मत भूलना याद करना है, भूलना नहीं है ये। If the earth stop rotating, तो acceleration due to gravity will remain unchanged at the poles। ये है एक और अगला सवाल, पूछ रहे हैं एंगुलर स्पीड बताओ अर्थ की अपेरेंट ग्रेविटी एट इक्वेटर बिकम 0। वाह, इक्वेटर पे वेटलेस हो गए बच्चे, क्योंकि पोल पे तो फिर भी वही ग्रेविटी होगी, पर इक्वेटर पे पोल वालों का बुरा हाल और इक्वेटर वालों का कुछ भी नहीं। बुरा हाल तो क्यों होगा, पोल वालों का कुछ भी नहीं होगा, वही जी रहेगी, उन पर तो फ़र्क ही नहीं पड़ता अर्थ कितनी तेज़ घूम रहा है, पर जी इक्वेटर वालों की ऐसी हो जाएगी।
इक्वेटर वालों के लिए जी हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो जी को मैं 10 मान लूँ और रेडियस को मैं मान लूँ 6.4 इंटू 10⁻6 ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे 10/RE अंडर रूट। इसको कैलकुलेट कर लो। इसने भी यूज़ कर ही लिया हमारे वाला फॉर्मूला एट द एंड। तो यह जीन भैया ने भी कर लिया। तो लेंथ ऑफ द डे 2πf यानी कि 2π/t इज इक्वल टू दिस। तो t इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई दिस। तो एक दिन की वैल्यू हो जाएगी 1.7 आवर। 1.7 आवर्स में रात भी हो जाएगी दिन भी हो जाएगी। शेट। सो लेट्स मूव ऑन।